नमस्कार, मैं अनुष्का पांडे और आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। हिमाचल प्रदेश से नदियों और नाली में बढ़ती गाद की समस्या को लेकर बड़ा कदम उठाने की तैयारी हो रही है। दरअसल विधायक रणवीर सिंह निक्का ने बताया कि भारी बारिश के चलते नदियों के सिल जमा होने से जलधाराएं अपना रास्ता बदल रही हैं, जिससे सड़कें, गांव, पर्यटन स्थल खतरे में हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस मुद्दे को मुख्यमंत्री के समक्ष उठाया जाएगा और ड्रेजिंग के जरिए नदियों की सफाई का प्रस्ताव दिया जाएगा। इस समय हमारे बीच मौजूद है नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रणवीर निक्का जी। जिस तरीके से जो भुवनेश्वर गौड़ा का भी एक प्रश्न था, जिसमें सप्लीमेंट में निक्का जी ने कहा था ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि जिस तरीके से जो स्थितियां है वो अत्यधिक दयनीय हो जाती है, खासकर जब जो किसान है वो अपने घर के लिए या रेता लाए या कुछ लाए, ऐसे में देखा जाता था उसमें 4000 के चालान के साथ साथ कई बार जो ट्रैक्टर है उन्हें भी बॉन्ड कर दिया जाता था, जिसके चलते उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। फिलहाल अब मुख्यमंत्री ने इसमें कुछ राहत दी है, विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, जिस तरीके से जो देखा जाता था कि पहले इसमें जिस तरीके से भारी भरकम चालान होते थे और इसके अतिरिक्त जो ट्रैक्टर को बॉन्ड भी कर दिया जाता था, अब जो मुख्यमंत्री ने राहत दी है, कितना फायदा इससे आम जनता को होगा? आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ, ड्रेजिंग क्या है। ड्रेजिंग जब बरसात आती है, इस बार भारी बरसात होने के कारण हर हमारी जो दरिया हैं, चाहे ब्यास नदी की बात करें, चाहे रावी नदी की बात करें, चाहे हम यमुना की बात करें, तो पहाड़ों से अत्यधिक मटेरियल आने के कारण उसका जो रिवर बेड है ऊपर आ जाता है। जब ऊपर आ जाता है तो साइडें जो है वो कटना शुरू हो जाती हैं। पानी साइडों में बहाता है, चाहे उसके दरिया के साथ सड़क होगी तो उसको बहा लेगा, चाहे लोगों के घर या गांव होगी तो उसको बहा के ले जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश में अधिकतर जो हमारे जिला है उसमें फॉरेस्ट का एक्ट लगता है, उसकी डीसिल्टिंग नहीं हो पाती, ऑक्शन नहीं हो पाती, तो ड्रेजिंग सिस्टम के माध्यम से उस खड्ड का जो मटेरियल है उठाने के लिए सरकार एक पॉलिसी लेकर आई है। उस पॉलिसी का हम स्वागत करते हैं, ताकि जब मटेरियल भरता है उसको उठाना बड़ा जरूरी है, क्योंकि पहाड़ों से ज्यादा मटेरियल आने के कारण सड़कें कटती हैं, लोगों के घर बहते हैं, नुकसान होता है, आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना भी होती है। तो ब्यास नदी में, कुल्लू में, मनाली में ड्रेजिंग का जो पहला चरण है, वहां से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पॉलिसी लेकर आए हैं। और सप्लीमेंट में मैंने भी बात उठाई कि वो मटेरियल रावी जो ब्यास नदी से होते हुए हमारा पूरा जिला कांगड़ा से होते हुए हमारा फतेहपुर, इंदौरा से होते हुए वो पंजाब की ओर दरिया चला जाता है, तो सरकार को रेवेन्यू भी आता है और लोगों के घरों का जो नुकसान है, जो बाढ़ जाती है, उसकी भी रोकथाम होती है। देखा जाता है इसमें कहीं ना तो कई जो मछली पालक है उनको भी परेशानी आ जाती है, गाद बिल्कुल। उसमें ये बात भी है, जहां वो डैम में सिल्ट भरती है, तो आज जो विषय उठा है कि उसमें जो है जो मछली की डेथ हो जाती है, मर जाती है, कई भी जगह मछलियां मर के निकलती हैं, क्योंकि गाद भर जाती है, सिल्ट भर जाती है, तो उनको अच्छे से घूमने का वो वहां पर स्पेस नहीं मिलता। तो ड्रेजिंग सिस्टम के माध्यम से एक तो लोगों को जो खनिज मटेरियल, जो हमारे इलाके के ट्रैक्टर जो हमारे मालिक हैं, वो किसान हैं, बीच में कमर्शियल ट्रैक्टर भी हैं, घरों में लोगों को ग्रांट मिली होती है, ग्रांट कम मिलती है, लगभग 1.5 लाख के करीब। तो जब क्रशर दूर होते हैं मटेरियल, वो घर में लगा नहीं सकते क्योंकि महंगा पड़ता है, तो ट्रैक्टर ओनर क्या है, खर्च से नियर बाइज अपनी निजी भूमि भी लोगों की काफी होती है, प्राइवेट लैंड भी होती है, वहां से उठाकर उस मटेरियल को यूज करता है। तो पुलिस अन्य उनके साथ बहुत अनर्थ करती है, उसका चालान करने की बजाय उसको जब्त करती है। कई बार उसकी जमानत। जाना चाहिए सर, कितने ऐसे मामले हैं जिसमें जो ट्रैक्टर को जब्त किया गया है? लगभग मैं अपने नूरपुर की बात करता हूं तो लगभग नूरपुर के अंदर 70 से 80 ट्रैक्टर ऐसे थे जिनको जमानत लेने में 1 से 1.5 महीना लग गया, ताकि वो बेचारा गरीब व्यक्ति है, पहले वकील करेगा, एडवोकेट करेगा, फिर डॉक्यूमेंट पूरे करेगा, जाके कोर्ट में जाके उसकी जमानत लगाएगा, फिर पुलिस के चक्कर काटेगा, पुलिस उसको हरास करती है, तो उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक महीना, 1.5 महीना
उस विषय को लेकर हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से निश्चित तौर पर इसे कहने तो कोई परेशानी भी उनको खेती के दौरान आती होगी। सर, इसके साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे, खासकर जो बॉर्डर इलाका भी है आपका, और साथ ये भी देखा जाता है कि जो सड़कों की स्थिति है फिलहाल नूरपुर क्षेत्र के आसपास के विधानसभा क्षेत्र में जो आपदा के दौरान जो क्षतिग्रस्त सड़कें हुई है, वास्तविक स्थिति वर्तमान में क्या है? जब आपदा आई तो बहुत बरसात हुई, बिल्कुल। पूरे पहाड़ जो है दरक गए, सड़कें सारी बह गई, डंगे बह गए। जिस तरह मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरी विधानसभा क्षेत्र में हाथीधार टीका नगरोटा से हाथीधार की सड़क है, पूरी की पूरी कई दिन वो सड़क बंद रही, डंगे बह गए, लोगों को अपना राशन डिपो से ले जाने के लिए बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा, बच्चों को स्कूल जाने के लिए बड़ा सामना करना पड़ा। अगर ऐसे ही मैं बात करता हूं कि हमारी जो सड़क है लेतरी से लेकर जो हमारी हटली पंचायत से होते हुए जो हमारी सड़क है वो सड़क बहुत खराब हो गई। खुशीनगर से लेकर हमारी मिंजग्रां जो लास्ट बॉर्डर का एरिया है, बरुई पंचायत तक का एरिया है, उस सड़क की बहुत खस्ता हालत हो गई। कुल मिला के कितनी सड़कें बात? हमारी लगभग 15 के करीब सड़कें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा खस्ता हालत हुई है। अभी कुछ बजट उसमें मंजूर हुआ है, अभी अटारिंग का सीजन है, धीरे धीरे सड़कें दुरुस्त होना भी शुरू हुई है। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने सुना, खासकर विधायक रणवीर निक्का ने स्पष्ट रूप से कहा कि अभी जिस तरीके से जो 15 सड़कें हैं उनकी स्थिति भी दयनीय है, अब जो बजट मिलेगा उसके बाद ही उन सड़कों को सुचारू रूप से दुरुस्त किया जाएगा। कामेश्वर शर्मा की रिपोर्ट शिमला से। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां फर्रुखाबाद में चैनल की खबर का बड़ा असर हुआ है। जी आपको बता दें, अमृतपुर के हत्याकांड में पुलिस की लापरवाही सामने आ रही है और मामले में एसपी आरती सिंह ने संज्ञान लिया है। इसके साथ ही थाना अध्यक्ष मोनू साखे ने आयु को निलंबित कर दिया गया है और यह पूरा मामला अमृतपुर थाना क्षेत्र में है। थाना अमृतपुर पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 140/25, जिसमें एक व्यक्ति की हत्या करके शव को खेत में ही छिपा दिया गया था। इस घटना का सफल अनावरण थाना अमृतपुर पुलिस के द्वारा किया गया है। इसमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है तथा एक अभियुक्त की पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तारी की गई थी। इस पूरे घटनाक्रम की विवेचना एवं जांच में ये पाया गया कि पूर्व थाना अध्यक्ष मोनू शाक्य एवं विवेचक रवि सोलंकी के द्वारा घटना के अनावरण में लापरवाही बरती गई थी। इसी के क्रम में पुलिस अधीक्षक महोदया के द्वारा दोनों लोगों को निलंबित करके पुलिस लाइन से संबद्ध। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां फर्रुखाबाद में हनुमान जन्मोत्सव पर मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। जी आपको बता दें, बजरंगबली के दर्शन के लिए भक्तों का जनसैलाब देखने को मिला। उसके साथ ही भक्त भोग और प्रसाद अर्पित कर रहे हैं और जगह जगह भंडारे भी आयोजित की गई हैं। भीड़ को देखते हुए एसपी ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम लगाए हैं। मंदिर पर पुलिस बल तैनात पर व्यवस्था भी संभाली जा रही है। शिमला से बड़ी खबर सामने आई है, जहां चौपाल में विकास कार्यों को लेकर सरकार घिरी है। जी आपको बता दें, विधायक बलवीर सिंह वर्मा ने आरोप लगाया है कि जल जीवन मिशन के काम ठप पड़े हैं। करीब 1 अरब रुपए की योजनाएं अब तक अधूरी हैं। उन्होंने कहा कि 32 बस रूट बंद होने लगे हैं। उसके साथ ही भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। विधानसभा में मुद्दा उठाने के बावजूद सिर्फ आश्वासन मिल रहे हैं। इस समय हमारे बीच मौजूद है भाजपा उपाध्यक्ष व चौपाल विधानसभा क्षेत्र के विधायक बलवीर वर्मा जी। जो देखा भी जा रहा था, सदन के दौरान विभिन्न महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए। सबसे पहले बात करेंगे जल जीवन मिशन के तहत। जिस तरीके से लगातार आपने बात भी रखी थी कि लगभग कुछ कार्य ऐसे जहां पर करोड़ों रुपए लग गया, लगभग 1-2 लाख रुपए के चलते ही वो कार्य रुके हुए हैं। लेकिन वही जो उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि लगभग केंद्र से लगभग 1286 या 36 करोड़ के करीब पैसे नहीं, जिसके चलते कार्य रुके हुए हैं। अब मेरे चुनाव क्षेत्र में जल जीवन मिशन में 1 अरब 32 करोड़ के कार्य चले हुए हैं जी। पर पिछले 3 साल से जिस तरह से सरकार ने चौपाल का पैसा या तो शिफ्ट किया या चौपाल के लिए पैसा नहीं भेजा है और सारे कार्य वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। मैंने यही बात कही है, कुछ कार्य में सिर्फ
5-5, 7-7 करोड़ खर्च हो गए, 2-2, 2.5-2.5, 3-3 लाख के काम है, पर सरकार नहीं कर रही है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। और अभी हमारा समर सीजन आने वाला है, पानी की बहुत दिक्कत होनी है। मैंने यही बात विधानसभा के अंदर कही है कि हमारे जो पानी के जल जीवन मिशन की कार्य पेंडिंग है, उसको आप कंप्लीट करें। सेंटर से पैसा आ रहा है और अभी इस साल काफी पैसा आना है और उसमें आश्वासन मिला है माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से कि चौपाल के लिए हम इस बारी जो कार्य पेंडिंग है उसको करेंगे। कितने ऐसे प्रोजेक्ट है जिसमें छोटी छोटी धनराशि यूज होनी है? काफी प्रोजेक्ट ऐसे है जिसमें छोटी छोटी धनराशि यूज होनी है और बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे भी है जिसमें आधा काम हुआ है, 80% काम हुआ है। ऐसे से अलग अलग है। मेरी 32 लिफ्ट है जी। बलवीर वर्मा जी, जिस तरीके से देखा भी जा रहा है, विपक्ष का लगातार कहना है कि अधिकांश जो बसें हैं रूटें बंद हुई है, लगभग आपके भी 36 जो रूट बंद हुए। कौन कौन से मुख्य रूट है जहां पर आए दिन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? बहुत रूट ऐसे थे जो 70 में 72 में लगे थे, वो रूट भी बंद किए है और जनता को बहुत परेशानी हो रही है। मेरा चुनाव क्षेत्र बहुत ही इंटीरियर और दूर दराज का क्षेत्र है और उन क्षेत्रों में छोटी गाड़ियां भी बहुत कम है। बसों के माध्यम से ही हमारे लोग आते जाते हैं। जिस तरह से चौपाल चुनाव क्षेत्र में इन्होंने कोई 32 रूट बंद किए है, बसें बंद की है, ये बहुत ही दुखद है। और मैंने विधानसभा के अंदर भी उठाया था ये मुद्दा और आश्वासन ही मिल रहा है 3 साल से कि नहीं बसें आएगी, आपको बसें देंगे। पर मुकेश अग्निहोत्री का ये भी कहना है कि जिस तरीके से जो देखा भी जा रहा है, आपदा के दौरान कुछ सड़कें क्षतिग्रस्त हुई है, कई ये कारण तो नहीं कि सड़कें अत्यधिक दयनीय स्थिति में जिसके चलते बसें नहीं चल पा रही है? सड़कें जो 2023 में खराब हुई थी, आज तक ये कुछ सड़कें रिपेयर नहीं कर सके। सड़कों की हालत भी दयनीय है, पर बसें फिर भी सड़कों में ट्रक जा रहे हैं, बड़े ट्रक जा रहे हैं, पर बसें इन्होंने एकदम बंद करके जहां बीजेपी के विधायक है वहां से बसें वहां शिफ्ट करके कांग्रेस के क्षेत्र में ये ले गए। ये बहुत ही दुखद है। इस तरह से प्रताड़ना करनी विपक्ष के विधायक की ये गलत है। अगर देखा जाए रोबोटिक की बात की जा रही है और वहीं अगर चौपाल विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो कितने अस्पताल ऐसे हैं जहां की स्थिति अत्यधिक दयनीय है, एक्सरे मशीनें नहीं है, स्टाफ की कमी है। पिछली गवर्नमेंट ने हमारे 62 डॉक्टर चौपाल में लगाए थे। सरकार बदली, उसके बाद चौपाल से सारे डॉक्टर कांग्रेस क्षेत्र की जो विधायक है उन क्षेत्रों में डॉक्टर भेजे हैं। ये कांग्रेस पार्टी एक प्रताड़ना वाला काम करती है, पीड़ा वाला काम करती है, बदले की भावना से काम करती है। और आज की स्थिति ये है कि हमारे 20 डॉक्टर भी चौपाल में नहीं है। और हमने हॉस्पिटल नेरवा का बहुत सुंदर बनाया था और चौपाल का हॉस्पिटल की बिल्डिंग भी एक बनाई, कुपी के अंडर कंस्ट्रक्शन है और मेरे कार्यकाल में ही उसमें शुरू हुआ था काम। और हमने पीएससी भी बहुत सारी बनाई थी। पर जो गवर्नमेंट ने आश्वासन दिया था कि हम एक अच्छे हॉस्पिटल बना रहे हैं, हर चुनाव क्षेत्र में बना रहे हैं, पर मेरे चुनाव क्षेत्र में अभी तक उसका कुछ दिखा नहीं है। और यही बात मैं हर बार कहता हूं कि आपको लगता है कि आपके विधानसभा क्षेत्र का पक्षपात किया जा रहा है? बहुत ही ज्यादा पक्षपात किया जा रहा है और हम कई सालों से अल्ट्रासाउंड की डिमांड कर रहे हैं। अब हमारे हॉस्पिटल भी बन गए हैं कि अल्ट्रासाउंड की मशीनें हैं पर डॉक्टर ये भेज नहीं रहे। और हमने कई बार इस मुद्दे को उठाया है और आश्वासन ही मिलता है। बिल्कुल, जिस तरीके से ना कहा कि जो लगातार जिस तरीके से सदन में अपनी आवाज भी उठाते हैं, आश्वासन के सिवा जो कुछ भी अभी तक नहीं मिला और वहीं चौपाल विधानसभा क्षेत्र के साथ पक्षपात किया जा रहा है। कामेश्वर शर्मा की रिपोर्ट शिमला से। खबर फर्रुखाबाद से है, जब फर्रुखाबाद में चोरी ने परचून की दुकान को निशाना बनाया है। जी आपको बता दें, नकब लगातार चोर 1700 रुपए नकदी और लाखों का पान मसाला गुटखा ले उठा गए। उसके साथ ही दुकानदार को घटना की जानकारी दुकान खोलने से पहले ही मिल गई थी। लगातार हो रही चोरियों में व्यापारियों ने दहशत का माहौल फैला दिया। उसके साथ ही मामला कमकायगंज कोतवाल क्षेत्र के अचरा मार्ग पर किया गया। पुलिस जांच में जुटी हुई है। कहाँ के रहने वाले हो आप? दुकान तुम्हारी काहे की है? कहाँ आई है? कोल्ड स्टोरेज के पास। तो कैसे क्या चोरी हुई, आपको कैसे पता लगा? मैं सुबह में जब आया हूँ तो सामान मेरा सब बिखरा पड़ा, कुर्सी में यहाँ रख के आता हूँ, यहाँ रखी नहीं। देखा तो उसमें और मुझे दिखा कि वो मुकला खुला हुआ है। अच्छा, नकब लगा दिया। तो क्या क्या सामान गया अंदर से? मालिक को फोन करा तो उन्होंने आकर देखा, फिर मैंने
चेक करा क्या क्या गया हुआ। मोटा मोटा देखा है कि सिगरेटें सारी चली गई, करीब 40-45 हजार रुपए की सिगरेट थी और गुटखा थे 20-25 हजार रुपए, सब भी ले गए। राशन आशन लेगा वो देख रहे होंगे। अच्छा अच्छा, लगभग कितना नुकसान हो गया लगभग अनुमानित तौर पे? एक सवा के लगभग। इसकी सूचना पुलिस को दी आपने? हाँ, 112 फोन करा मैंने। आई थी पुलिस? आई, देख के ले गई, कंप्लेंट डाली, थाने से 2 लोग। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक बने रहिए लोकल 7 न्यूज के साथ। स्काई इंडस्ट्रियल पार्क की शुरुआत हमने एक सोच के साथ की, युवाओं को रोजगार की ओर ले जाना, क्योंकि देश की सबसे बड़ी सेवा है रोजगार पैदा करना। आज का युवा नौकरी के पीछे भागते भागते जिंदगी लगा देता है और स्काई इंडस्ट्रियल पार्क एक नया युग है जहां नौकरी नहीं बल्कि रोजगार पैदा होते हैं। हरियाणा के गोहाना में स्थित यह प्रोजेक्ट फ्री जोन लैंड पर विकसित किया गया है और दिल्ली एनसीआर का सबसे पीसफुल इंडस्ट्रियल लोकेशन माना जाता है, जो सोनीपत, पानीपत, रोहतक और जींद जैसे सभी प्रमुख जिलों के बीचों बीच है। दिल्ली से डायरेक्ट रोड कनेक्टिविटी के साथ 352A, जयपुर चंडीगढ़ हाईवे और जीटी रोड सिर्फ कुछ किलोमीटर की दूरी पर हैं। साथ ही मारुति सुजुकी फैक्ट्री खरखोदा के बेहद नजदीक स्थित हैं। ये प्रोजेक्ट 100% कानूनी और सरकारी अनुमोदित है, जहां बिल्डिंग और मशीनरी पर सरकारी सब्सिडी उपलब्ध है और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए बैंक लोन की सुविधा भी मौजूद है। यहां रजिस्ट्री, म्यूटेशन और नोसी पहले करवाई जाती है और पेमेंट बाद में ली जाती है, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है। केवल 21% पेमेंट पर आपको प्लॉट का इमीडिएट पोजेशन मिलता है और सेल डीड सीधे आपके नाम होती है, जबकि बैलेंस 79% पेमेंट आप 12 इक्वल इंटरेस्ट फ्री मंथली इंस्टॉलमेंट्स में आराम से कर सकते हैं। स्काई इंडस्ट्रियल पार्क में एंड यूजर्स को प्रायोरिटी दी जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रीज और गोडाउन्स लगें और जो निवेशक अपनी फैक्ट्री या गोडाउन बनाते हैं उन्हें 10 रुपए प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से 65,000 रुपए प्रति माह तक का एश्योर्ड रेंट पूरे 12 महीनों के लिए दिया जाता है। लगभग 100 एकड़ में फैले इस प्रोजेक्ट में 400 से 500 फैक्ट्रीज की क्षमता है, जिससे 4,000 से 5,000 युवाओं को रोजगार देने का हमारा लक्ष्य है। 24 घंटे 7 दिन सुरक्षा, 15 फीट ऊंची बाउंड्री वॉल, मल्टीपल एंट्री गेट्स, क्लब हाउस, स्पोर्ट्स कोर्ट्स और प्योर देसी फूड जैसी सुविधाओं के साथ यह एक कंप्लीट इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम है। स्काई इंडस्ट्रियल पार्क, आपके भविष्य का मजबूत आधार। आज जुड़िए और कल को मजबूत बनाइए। एक बार फिर से स्वागत है आपका लोकल 7 न्यूज पे। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। खबर हरियाणा से, जहां हरियाणा के यमुनानगर में इनेली ने किसानों की समस्याओं को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। उसके साथ ही अनाज मंडियों में गेहूं खरीदने के दौरान आ रही परेशानियों पर सरकार को घेरा गया। इन्होंने नेताओं ने आरोप लगाया कि नए नियमों से किसान परेशान हो रहे हैं और पर्यटकों और बायोमेट्रिक्स सिस्टम को दिक्कतें की वजह से बताया जा रहा है। प्रशासन के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर नियम वापस लेने की मांग कही गई है। प्रदेश में किसान कष्ट निवारण होता है। पूरे प्रदेश की मंडियों में होता है, उसी के तहत अनाज मंडी में होता है। कोई भी किसान आएगा, उसकी कोई भी समस्या होगी, उसको इंडियन नेशनल लोकदल उसके साथ मिलकर के अधिकारियों से बात करके उसको हल करने का काम करेंगे। इसी के तहत आज किसी महोदय को हम ज्ञापन देने जा रहे हैं, जिसमें जो किसानों को समस्या आ रही है, सबसे बड़ी समस्या आ रही है बायोमेट्रिक की। बायोमेट्रिक कर दी गई है। जो किसान यहाँ मंडी में फसल लेकर के आएगा, उसका बायोमेट्रिक होगा, तब उसका पोर्टल होगा। पोर्टल में जो बहुत बड़ी समस्या आ रही है, बायोमेट्रिक में कई किसानों की तो उंगलियों के निशान भी घिस चुके हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं। और दूसरा कर दिया, जिसके नाम पोर्टल होगा
वही किसान फसल लेकर के मंडी में आएगा। अब पोर्टल की बात करें तो बहुत सारे पोर्टल लेडीज के नाम है, और लेडीज को अब क्या मंडी में लेकर आना अनिवार्य है। लोग अपनी वाइफ को ट्रैक्टर पर बिठा कर के लेके आ रहे हैं, और बहुत भारी समस्याएं आ रही हैं। पोर्टल वेरीफाई नहीं हो पा रहा है, मंडी में बारदाना नहीं है आज के टाइम में। बहुत समस्या, अभी तो शुरुआत हुई है, बहुत समस्याएं हैं। हम इसी के तहत आरटीसी को ज्ञापन दे रहे हैं कि जल्द से जल्द इन समस्याओं का हल किया जाए, और ये वो समस्या है इनको साथ में साथ निवारण करें ताकि फसल खरीद हो सके और किसान अपनी फसल आराम से मंडी में बेच सके। हो गया, बहुत सेशन हो रहा है, बहुत एक्सपेक्टेशन हो रही है, और पोर्टल प्रॉब्लम इन्होंने मैनेज कर दी गवर्नमेंट। समझ नहीं आ रही कि उसने लेके हैं पोर्टल हाउस पॉसिबल क्या पॉसिबल है पोर्टल, तो सरकार को एक सिस्टम मैनेज करना चाहिए। अभय सिंह जी ने दिया था गवर्नर साहब को, वो तो हम दे रहे हैं साहब को, ताकि हमारी आवाज को ऊपर पहुंचाया जाए और हमारी बात हमारी जाए। हजारों लोग नहीं हो गए, इंसान तबका है, किसानों के एक्सपेक्टेशन से सरकार को क्या मिल रहा है, कुछ भी तो नहीं मिल रहा। और बाकी समझ समझो आज सरकार तरह तरह के कानून ला करके किसानों को परेशान कर रही है। पहले किसान मारा पड़ा है, ये अपनी फसल को बड़ी मुश्किल से उगाता है, एक कीटों से अपने प्राकृतिक आपदा से जब उसको आगे ले आता है मंडी के अंदर, तो यहाँ पे आपने सरकार उसको परेशान कर रही है। कई पोर्टल लगा दिया है, तो बायोमेट्रिक कर दी है, जिसका नाम जमीन है उसकी बायोमेट्रिक होगी, और इससे लोग परेशान है। इसके लिए हमने हमारी पार्टी नेशनल लोकदल ने मंडी के अंदर केंद्र खोला है, तो इसके तहत आज हम जी साहब को मिल रहे हैं कि आज ना एक खबर भिवानी से है, जब भिवानी के गांव खरखड़ी में हनुमान जयंती पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 250 से अधिक मरीजों की ओपीडी हुई है। उसके साथ ही दूर दराज से लोग इलाज के लिए पहुंचे। गुरुग्राम और दिल्ली के विशेषज्ञ डॉक्टर की जांच पर मरीजों को परामर्श किया गया। इसके साथ ही डीजीपी संजीव कुमार ने मुख्य अतिथि के रूप में युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दिया। भिवानी परिवार मैत्री संघ की तरफ से श्री बजरंगलाल जी ने अपने माता पिता की याद में एक पुण्य कार्य की शुरुआत की है। जो यहाँ के क्षेत्रवासी हैं, ये थोड़ा शहर के इलाके से थोड़ा दूर रहने का यहाँ पर उनका रहता है। ये अपनी सुविधाओं के लिए, अपने शारीरिक स्वास्थ्य जांच के लिए शहर तक नहीं जा सकते, तो इन्होंने आज एक कैंसर जो आज हर परिवार में, मेरे ख्याल में परिवार में नहीं तो एरिया में ज्यादातर फैलता ही जा रहा है, उसके लिए इन्होंने एक अच्छी शुरुआत की है कि भी यहाँ के लोगों को इस गंभीर बीमारी से बचने के लिए अपनी सेवाएं यहाँ तक लेकर के आए हैं, ताकि यहाँ के लोगों को शहर की तरफ ना जाना पड़े। जो गंभीर बीमारी है उसका इलाज यहीं हो सके। और आंखों का भी आजकल 50 साल की उम्र के बाद सभी को आंखों की जरूरत पड़ती है, चश्मा बनवाने की जरूरत पड़ती है। बुजुर्ग महिलाएं हैं, बुजुर्ग। देखिए, मेरा देखने का या कोई पर्पस के लिए मैंने ये नहीं किया। मेरी भावना थी कि मैं माता पिता के प्रति कुछ इस गांव के लिए कुछ करूं। तो हनुमान जयंती का दिन इसलिए चुना मैंने कि यहाँ पर परिवार के मेरे और भी बाहर से भी आते हैं, मेरे दोस्त मित्र भी आते हैं, और मैं भी हर साल आता हूँ। 93 में मंदिर बनाया था, इसके बाद हर हनुमान जयंती को मैं यहाँ आता हूँ। तो मैंने कहा हनुमान जयंती के दिन भी शुभ है, और क्यों ना अपने गांव में आंखों का कैंप लगाया जाए। इससे पहले मैंने भिवानी में अगस्त में लगाया था, एक तजर्बे के लिए कि कैसा रहता है कि मैं गांव में लगा पाऊंगा या नहीं लगा पाऊंगा। राजेश जी का इतना सहयोग मिला मेरे को इस काम के लिए। इनने मेरे को अश्योर किया कि आप चिंता ना करें, आप खाली हाँ करें, बाकी काम मेरा, सब काम मैं करूंगा। और राजेश जी ने वाकई कमाल किया है। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, जो काम राजेश जी ने किया है, जो टीम हॉस्पिटल की इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल, राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल की टीम और भिवानी से इतना ग्रुप को यहाँ पर लाना, सब चीज मैनेज करना, ये मेरा कोई योगदान नहीं है इसमें। मैंने सिर्फ और सिर्फ ये बोला कि मुझे ये काम करना है, बाकी काम राजेश जी ने कहा। तो मैं तो राजेश जी को धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ। और मैं चाहता हूँ
मेरी मन की इच्छा है कि ये जो आज कार्यक्रम किया है, ये अगर भगवान कामयाब हो गया और हो जाएगा, अगर ये अच्छी तरह कामयाब रहता तो हर साल हनुमान जयंती को ये कार्यक्रम करने की मेरी इच्छा है। ये हनुमान जी जो है वो सनातन में सेवा की प्रतिमूर्ति है। उन्होंने जो भगवान राम की सेवा की है, तो हनुमान जयंती मनाने का सार्थक प्रयास यही है कि कोई सेवा कार्य होना चाहिए। भिवानी में तो हर महीने का कैंप होता ही है। बजरंग लाल जी की इच्छा थी कि गांव में भी चलना चाहिए भिवानी परिवार मैत्री संघ को, तो स्टोनेक्स फाउंडेशन के रवि काबरा जी बैठे हैं। इन्होंने कहा कि क्यों ना अपन खड़खड़ी गांव से शुरू करें। तो आज ये हनुमान जयंती पर एक प्रयास शुरू हुआ है खड़खड़ी गांव में, जिसमें इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल गुड़गांव और राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल दिल्ली की टीम यहाँ पर है। दो काम आज होंगे। जर्नल बीपी शुगर की जांच होगी। जिनको मोतियाबिंद की शिकायत है उनको गुड़गांव ले जाके निःशुल्क IOL लेंस वाला उनका ऑपरेशन होगा, जो भिवानी में भी हर महीने होता है। और साथ में कैंसर की जांच होगी। जिन महिलाओं को या पुरुषों को कैंसर डिटेक्ट होगा उनका 5 लाख रुपए तक का ट्रीटमेंट राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल रोहिणी में किया जाएगा। तो ये दो काम आज हम यहाँ खड़खड़ी गांव में कर रहे हैं। लगभग 40-45 गांव के आसपास के गांव के लोग इस कैंप में हैं। 250 से ज्यादा OPD हम लोग करेंगे आज शाम तक। और मुझे लगता है कि अगर ये प्रयोग सफल रहा तो हम खड़खड़ी और आसपास के गांव में भिवानी परिवार मैत्री संघ की ओर से ये प्रयोग लगातार करने का मन है। रवि जी का आशीर्वाद मिल गया तो फिर हम इसको लगातार करना चाहते हैं, इस काम को। बाकी रवि जी बता देंगे उनका मन क्या है। मैं सबसे पहले तो आज बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मैं स्टोनेक्स फाउंडेशन का मैनेजिंग ट्रस्टी हूं और मुझे श्री बजरंग लाल जी अग्रवाल जैसे चेयरमैन के सानिध्य में काम करने का मौका मिल रहा है। पिछली बार भिवानी परिवार मैत्री संघ की तरफ से एक मीटिंग का आयोजन किया गया था। उसके अंदर हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि क्यों न बजरंग लाल जी जो हमारे चेयरमैन हैं उनके पैतृक गांव खड़खड़ी से शुरुआत की जाए। और आज का जो माहौल देख रहा हूँ और जिस प्रकार का इन्होंने राजेश जी ने और बजरंग जी के आशीर्वाद से जिस प्रकार का आज माहौल बना है, और 2 हॉस्पिटल जो कि भारतवर्ष के मुख्य अस्पतालों में आते हैं उनकी टीम यहाँ आई है। और जो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकल 7 न्यूज़।